नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यायाधीशों के राजनीतिक झुकाव के बारे में। ये कोई नई स्थिति नहीं है, वैसे भी पहले भी हम लोगों ने कई बार ऐसे मामले देखे हैं जब जजों का राजनीतिक झुकाव रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से ये नहीं दिखता, लेकिन बाद में हम एक चीज़ देखते हैं कि जब वह रिटायर हो जाते हैं या अपने पद को छोड़ देते हैं, उसके बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सहायता से वह अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस समय पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का विशेष प्रभुत्व था, उस समय भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। या तो वह संसद पहुंच गए हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में, या फिर इसके अलावा हमने दूसरी स्थिति यह भी देखी कि न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या यह विधि के अनुरूप स्वीकार्य है? वहीं दूसरी स्थिति अब चर्चाओं में हमारे पास जो मामला आया है वो यह आया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो एक न्यायाधीश, इनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि ऐसी कोई नई बात नहीं है जब अभिजीत गंगोपाध्याय साहब चर्चाओं में आए हैं, पहले भी कई बार चर्चाओं में आ चुके हैं ये। अब यह चर्चाओं में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। वहीं त्यागपत्र देने के कुछ ही घंटों बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास व्यक्ति हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वहीं इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हमारा जो राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर जो टीएमसी गवर्नमेंट है, टीएमसी पार्टी टूट रही है, खंडित हो रही है, उसका भविष्य नहीं है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, वगैरह वगैरह इन्होंने अनेक आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना रुझान व्यक्त किया है और कह दिया है कि ठीक है, मैं जल्दी इसको ज्वाइन करने भी वाला हूं पार्टी को। अब यहाँ पर एक खास चीज़ देखने को यह मिल रही कि मतलब इनका ब्रेन जो है वह पहले से चीज़ों के लिए प्रिपेयर चल रहा था। और देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा ब्रेन जो है वह हमारी चीज़ों के कंट्रोल में तो नहीं रहता, सब चीज़ें तो हम अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते। अब हमारा अगर झुकाव है, हो सकता है कि हम उसको ना दिखें, लेकिन उसके बावजूद हम चीज़ों को देखते जानते समझते हुए ये क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा बेटर काम कर रही है बाकियों की तुलना में। ये कहना कि बिल्कुल बेस्ट है, मतलब मेरे विचार में तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। हाँ, यह तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि बाकियों की तुलना में यह कैंडिडेट थोड़ा बेटर है, या बाकियों की तुलना में यह पार्टी थोड़ा सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी ठीक ठाक जा रही है। ये सभी चीज़ें हम लोग स्वीकार सकते हैं जीवन में। अगर गंगोपाध्याय साहब की बात ना करूँ तो मुझे लगता है कि आप सब जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं उनके साथ में भी ऐसा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पार्टी विशेष के प्रति ही आपका रुझान है, देखो सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं और सबको अपनी अलग अलग मतों के अनुरूप, अपने दृष्टिकोण के अनुरूप अलग अलग पार्टियां पसंद हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक वही स्थिति इनकी थी जब इन्होंने कोर्ट में बैठते थे, जजमेंट दिए अलग अलग, तो वहाँ पे चीज़ें स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन जिस प्रकार से भी इन्होंने त्यागपत्र देते ही घोषणा की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँगा, कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट होती हैं, दिखाई देती हैं कि हाँ, व्यक्ति के दिमाग में चल रहा था पहले। और यहाँ पर संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि गंगोपाध्याय साहब इसी वर्ष अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें क्या सही हैं? जिस प्रकार से हम देखते हैं, शुरुआत से पढ़ते हुए आए हैं कि लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेकिन यहाँ पर हम लोग यह भी पढ़ते हैं कि इन तीनों ही पिलर्स की अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों पिलर में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट रखा जाता है, ताकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हस्तक्षेप ना कर सके और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से भारत में न्याय को स्थापित कर सके। यह व्यवस्था हम लोग ने स्वीकारी है हमेशा से। अब इस प्रकार से जजों का राजनीतिक झुकाव होना, चीज़ों का राजनीतिकरण होना, क्या न्याय के लिए एक बड़ा खतरा है? ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। जरा चीज़ों को समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एक पिछला मामला था, पिछले मामले को देख करके भी आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार की स्थिति थी या क्या इनका दृष्टिकोण था। और उसके बाद देखेंगे कि क्या भारत में पहली बार है या इसके अलावा भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एक प्रश्न जो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार का रहेगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए खतरा है जजों का राजनीतिक झुकाव? एक खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, और पूछा जाएगा, इसकी भी बहुत अधिक संभावना हो गई है जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग अभी देख भी रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। पिछला मामला था, जरा मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके हाथ में कि पिछले दिनों क्यों चर्चाओं में आए थे अभिजीत गंगोपाध्याय साहब। तो देखिए, इनके चर्चाओं में आने का कारण था कि एक मामला चला था कलकत्ता उच्च न्यायालय में, जिसमें बात प्रस्तुत की गई थी कि पश्चिम बंगाल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए अनियमितताओं को लेकर के चिंता है और इसके लिए निर्णय दिया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ठीक से नहीं हो रहे हैं तो व्यवस्था का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा। इन्होंने मामले की सुनवाई की, एकल ही पीठ थी, यानी कि अकेले ही बैठ के सुनवाई कर रहे थे। तो इन्होंने बैठते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। मामले में शामिल था कि आरक्षित श्रेणी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके विद्यार्थियों का एडमिशन करवा दिया जा रहा है।
दूसरा मामला इसमें यह भी शामिल था कि उम्मीदवारों के प्रवेश में अनियमितताएं बहुत ज़्यादा, मतलब इर्रेगुलरिटी दिख रही है पूरे सिस्टम में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसमें लगा कि फर्जीवाड़ा है और राज्य की सरकार इन्वॉल्व है, तो राज्य सरकार को इससे चिंता होनी चाहिए, मामला गंभीर है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए पूरे मामले के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ कि आप जांच करो और जो भी दोषी हो उसको फिर बाद में सजा दी जाएगी, कोई दो राह नहीं। लेकिन मामला क्या हुआ कि अभिजीत गंगोपाध्याय साहब ने जिस प्रकार से यह पूरा का पूरा मामला क्लियर किया और सीबीआई जांच के आदेश दिए, ठीक उसी समय हम देखते हैं कि इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार आती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ही आती है और इस फैसले के विरुद्ध एक याचिका लगा देती है। देखो गड़बड़ कहाँ थी, आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, बाकी कुछ पहलू भी बताऊंगा। सेम कोर्ट ने पहले आदेश दिया है कि फर्जीवाड़ा है, जांच होनी चाहिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार आती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ही पिटीशन लगाती है और सुनवाई भी होती है। बाद में जब सुनवाई होती है तो उसमें सुनवाई करते हैं दो न्यायाधीश, सोमेन सेन और उदय कुमार, इनकी खंडपीठ होती है। अब देखो हायरार्की क्या है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ सिस्टम यह कहता है कि अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, अगर आपको वह जजमेंट बदलवाना है, आप नहीं मानते कि जजमेंट ठीक है, तो आप उसके विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिस्टम तो यही कहता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम कोर्ट में ही सेम मामला बार बार चल रहा है, ये दिक्कत वाली बात थी। मामला आया भी, सुनवाई भी हुई, सोमेन सेन और उदय कुमार साहब ने यहाँ पर सुनवाई की। पिछले मामले में कहा गया था कि फर्जीवाड़ा है, चिंताएं हैं, दिक्कत है, जांच होनी चाहिए, सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए राज्य सरकार के विरुद्ध। उसके बाद ये देखा गया कि दो जज जो बैठे, इन्होंने पिछले आदेश को रद्द कर दिया, कहा कि अभिजीत गंगोपाध्याय साहब का जो निर्णय था ये ठीक नहीं था, और इन्होंने यहाँ पर राज्य सरकार को थोड़ी सी रियायत दे दी और पिछला जो आदेश था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। जैसे ही रोक लगी उसके बाद डिबेट उत्पन्न हो गई। ये जो दोनों ही खंडपीठ थी जजों की, इन्होंने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं, आप भाजपा समर्थक। बड़ा डिबेट हुई थी और डिबेट के समय पूरा मामला मैंने डिस्कस भी किया था। हालांकि फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले पर रोक लगा करके एक नई खंडपीठ नियुक्त की थी और उसके बाद यह मामला चल रहा है। तो इस दौरान ये बहुत अधिक चर्चाओं में आए थे। राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया, इन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णय को रद्द किया था इस वजह से। तो यहाँ चर्चाओं में बहुत अच्छे से रहे, चीज़ें बड़ी आगे हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाली कहानी जिस प्रकार रही मैंने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय तो ये चर्चाओं में रहे इस कारण से, और चर्चाओं में रहने के बाद हम लोगों ने देखा कि अब इनका निर्णय आ गया, इन्होंने पद से रिजाइन कर दिया है और रिजाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। क्या ये हमारी व्यवस्था में ठीक है? क्या जज अपने कार्य छोड़ने के बाद, यानी कि जब वह अपने न्यायिक दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या वह इस स्थिति में राजनीति में शामिल हो सकते हैं? क्या कहती है हमारी व्यवस्था? अगर हम लोग नियमों को समझे जजों के लिए, तो देखो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो 65 वर्ष की उम्र निर्धारित है आपके लिए कि आप इतने समय तक कार्य कर सकते हैं। वहीं अगर आप हाई कोर्ट में हैं तो 62 वर्ष की आयु निर्धारित है कि आप इतने समय तक काम करेंगे, कोई दो राह नहीं। इसके अलावा एक नियम है, वो नियम यह कहता है कि आप सिर्फ जज के रूप में इस पद पर काम कर सकते हैं, लेकिन वकीलों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप एडवोकेट हैं तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई एज निर्धारित है। आप 65 के बाद 70 तक जब भी आप उचित समझते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप मामले को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आपने जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन पहले से किया हुआ हो और आप योग्यता को पूरा करते हो एडवोकेसी की। इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा केस चलता रहता है। लेकिन अगर आप जज थे तो जज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर आपने जज के रूप में कार्य किया है तो अपने रिटायरमेंट के बाद या अपने रिजाइन के बाद में आप पूरे देश में किसी भी न्यायालय में जाकर के एडवोकेसी नहीं कर सके, आप कहीं भी वकील का कार्य नहीं करेंगे। यह पहले से ही नियम बना हुआ है। लेकिन नियमों में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप राजनीतिक पदों को नहीं स्वीकार सकते। हालांकि होना चाहिए था, मेरा मानना है कि यह बिल्कुल होना चाहिए था। अगर आपने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट किया है तो बिल्कुल पूरी तरह से करते। अब आपने प्रावधान नहीं किए, जिन चीज़ों के प्रावधान नहीं हुए हैं उसके लिए क्या देखते हैं कि फिर लोग अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। अब कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि आप राजनीतिक पदों को स्वीकारेंगे और वह चीज़ हो रही है। पहले हमने देखा कि बीच में एक चलन था, उस समय गवर्नर बना करते थे जजेस। अब चलन यह चल रहा है कि भाई सीधा संसद जा रहे हैं और सीधा वहीं पे ही जिम्मेदारी संभालना शुरू कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी विशेष के टिकट पे जाए या मनोनीत होकर के। पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि राजनीतिक झुकाव चीज़ों में है। ये घटना कोई नई नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर हम लोग कुछ खास चर्चित नामों की चर्चा करें, देखो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है जस्टिस बहरुल इस्लाम। यह व्यक्ति इस मामले में खास है कि यह 3 बार तो कांग्रेस पार्टी के टिकट के थ्रू पहुंचे थे राज्यसभा। ये पहले शुरुआत में वकील के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने 1962 में पहली बार असम में कांग्रेस पार्टी की टिकट पे
राज्यसभा के लिए ये चुनाव लड़े और पहुंच गए। दोबारा भी मामला इनके लिए शुरू हुआ 1968 में। इन्हें फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप जाओ और राज्यसभा में हमारी तरफ से आपको भेज दिया जाएगा। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं 1962 और 68 की, उस समय कांग्रेस के उम्मीदवारों को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था, बेझिझक पहुंचते थे ये लोग। तो 1968 में दूसरी बार राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, लेकिन 6 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बना दिया गया था। तो उनको लगा कि वकील से तो ज़्यादा बढ़िया है, जज के रूप में कार्य करेंगे, चलो जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। इन्होंने बीच में अपना कार्यकाल छोड़ा, जज की जिम्मेदारी पूरी की। अब एक चीज़ देखो, हम लोग शुरुआत से क्या कह रहे हैं कि जुडिशरी सेपरेट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। अब ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति शुरुआत से जानता है अपने बारे में, पता था कि वकील हूँ, आप आए, सांसद बन गए, राजनीतिक भूमिका निभाई। राजनीतिक भूमिका निभाने के बाद में बीच में आपको जज बना दिया गया, अब फिर जुडिशरी में आ गए। जुडिशरी में आने के बाद में आपने फिर जज की भूमिका निभाई। क्या लगता है कि क्या ऐसा व्यक्ति एक निष्पक्ष निर्णय दे सकता है? क्या लगता है कि पक्षपात नहीं होगा? अगर इनके सामने कोई सरकारी मामला प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या लगता है झुकाव दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्या विचार है आप लोग के? और एक और चीज़ बताऊँ, जब ये जज बन गए तो वापस से संतुष्ट नहीं हुए, जज के रूप में दायित्व निभाए, बाद में रिटायर हुए। 1983 में फिर एक बार यह कांग्रेस पार्टी के टिकट पे राज्यसभा पहुंच गए। खास व्यक्ति थे अपने आप में, एक ऐसा व्यक्ति, एक उस देश का व्यक्ति जहां पर बात होती है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट करने की, वहां यह व्यक्ति दोनों जगह पर खास भूमिका निभाया है, जुडिशरी में भी और इसके अलावा लेजिस्लेचर में भी। दोनों जगह आप एक्टिव रहे अपने पूरे जीवन के अंदर। एक महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे देश की। दूसरे नाम की अगर हम इस लिस्ट में बात करें तो शामिल है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह व्यक्ति इस मामले में खास रहे कि यह देश के अंदर जज तो रहे ही रहे, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे ये। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। मतलब स्थिति समझ रहे हैं, राजनीतिक जीवन भी चल रहा है, साथ साथ आप जुडिशरी को लेकर के भी चल रहे हैं। दोनों चीज़ें आपके जीवन में रही, कैसे सेपरेट रहा मामला, हम कैसे स्वीकार सकते हैं? ऐसे ही तीसरा मामला हमारे पास में आता है मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा का। इनकी खास बात यह है कि यह जब मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए, उसके 7 वर्षों का उन्होंने गैप किया और 7 वर्षों के गैप करने के बाद राज्यसभा पहुंचे ये। उस समय इनको कांग्रेस पार्टी ने भेजा था। तो यही इनकी स्थिति है। 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे भारत के 1990 से 91 तक ये। 1998 में, मतलब बताया था कि आपको 7 वर्षों का लगभग गैप किया, उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पे 1998 में यह पहुंच जाते हैं राज्यसभा। कहाँ से पहुँचते हैं? उड़ीसा से। आप भी एक्टिव थे जुडिशरी में और फिर उसके बाद में आप पॉलिटिक्स में आ गए, आपने लेजिस्लेचर भी संभाल लिया। तो चीज़ों का सेपरेशन नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक खास नाम, ये नाम तो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने हाल ही में देखा होगा, पूरा इंसिडेंट था। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको 2020 में 19 मार्च के दिन राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ दिलाई गई। हालांकि इनकी खास बात यह थी कि ये एक मनोनीत सदस्य थे, निर्वाचित नहीं हुए थे, किसी पार्टी विशेष के माध्यम से इन्हें नहीं भेजा गया था राज्यसभा। ये जो पहुंचे हैं, ये किसके आधार पर पहुंचे थे? मनोनयन के माध्यम से। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, साहित्य, कला, खेल, इन सभी आधारों पे हम देखते हैं कि यह नियुक्तियां की जाती हैं, इनको मनोनीत किया जाता है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण उनको सराहना दी गई और सराहते हुए इनको फिर राज्यसभा सांसद नियुक्त कर दिया गया था, तुरंत के तुरंत ही। ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये भारत के कुछ वह चर्चित नाम रहे जिन्होंने जुडिशरी में भूमिका निभाई, लेकिन फिर ये लोग लेजिस्लेचर में भी आ गए। हम लोग बात करते हैं सेपरेशन की, पर सेपरेशन नहीं दिख रहा। अब ये पूरी व्यवस्था ना हम लोग के लिए एक बड़ी चिंता उत्पन्न कर रही है, और वह बड़ी चिंता है ये भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए खतरा है जजों की राजनीतिक झुकाव। अब इसमें क्या होगा? मान लीजिए कि आप जज हैं, जज रहते हो आपको हर एक प्रकार का मामला देखना पड़ेगा। अगर आपका झुकाव किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है तो निर्णय देते हुए आप लोग उन सभी बातों को भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि चीज़ें दिखें आपके व्यवहार में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि न्यायिक प्रणाली हमारी निष्पक्ष है, इसमें हम लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक झुकाव सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं यह चीज़ों को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है आज के समय में। और शुरुआत से ही यह कहा जाता है न्यायाधीशों के लिए कि वह सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी पे ध्यान दें और वह निर्णय निष्पक्ष रूप से करें, ताकि उन्हें यह चिंता ना रहे कि न्यायिक दायित्वों से मुक्त होने के बाद जीवन किस प्रकार रहेगा। अन्यथा अगर हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को आधार बना के रखें तो पहले से ही चीज़ें सेट रहेंगी। सबको पता है कि रिटायर होना है, तो रिटायर होने के बाद आप पहले से ही अपने निर्णयों के आधार पर अपने आने वाले भविष्य को तैयार करना शुरू कर देंगे। और यदि आप इस प्रकार से अपने आने वाले भविष्य को तैयार करेंगे तो यह चीज़ें कहीं ना कहीं संशय वाली रहेंगी कि आपका जो न्यायिक जीवन था वह न्यायिक जीवन पूरी तरह से निष्पक्ष था अथवा नहीं।
ये सोचने वाला विषय है। हालांकि आप लोग का यहाँ पर क्या विचार है, देखो मैंने आपको बता दिया सब चीज़ें कि देखो आप एडवोकेसी नहीं कर सकते, लेकिन आप राजनीतिक पदों को ग्रहण नहीं करेंगे या फिर संवैधानिक पदों को ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी कोई बाध्यता न्यायाधीशों के लिए नहीं बनाई गई है कहीं से कहीं तक भी। हालांकि आप लोग का क्या मानना है, होना चाहिए या फिर एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिए जो यह व्यवस्था करेगा कि जज अगर आप रहे हैं तो उस स्थिति में आप राजनीतिक जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एडवोकेसी के तौर पे तो हम देखते हैं कि शुरुआत से ही राजनीतिक जीवन चल रहा है, आज भी बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, राजनीतिक जीवन चला रहे होते हैं, ये चीज़ ठीक है। पर जज होने के बावजूद जब आप जुडिशरी के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, उसके बावजूद आप इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, क्या ये हमारी व्यवस्था में स्वीकार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग विचार बताएंगे। कानून बनाया जा सकता है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। यदि चीज़ें अच्छी लगी हैं तो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।